मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। अपनी बात चल रही थी तीसरे अध्याय में सुमेरु पर्वत की रचना हम देख रहे हैं। मध्यलोक की रचनाओं में मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे बीचों बीच जम्बू नाम का द्वीप है और उस जम्बू द्वीप के भी बीच में सेंटर में जम्बू द्वीप के बीच में लोक के सेंटर में मध्यलोक के सेंटर में सभी के सेंटर में एक सुमेरु नाम का पर्वत है। वो सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, टोटल मिलाकर सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1,00,000 योजन। हाँ 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन, ठीक है। और नीलम भाभी बोलिए। 1,40,000 योजन चूलिका के साथ। हाँ चूलिका के साथ कहते हैं तो 1,40,000 योजन। सामान्य रूप से 1,00,000 योजन का ही कह देते हैं, उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं। लेकिन हाँ अगर हम एक्यूरेट देखेंगे, जब कर्णान योग से देखेंगे तो सुमेरु पर्वत की हाइट पूरी कितनी है? 1,40,000 योजन ऊंचा वो सुमेरु पर्वत है। वो सुमेरु पर्वत की नींव कितनी है? सुमेरु पर्वत की नींव, हाँ आयुषी जी बोलिए। 1,000 हो गया? 1,000 1,000 योजन। योजन। 1,000 योजन की नींव है। जमीन पर सुमेरु पर्वत का फैलाव, भूमि पर सुमेरु पर्वत का फैलाव कितना है? हाँ बोलिए, अनीता जी बोलिए। 10,000 योजन। 10,000 योजन वो भूमि पर उसका फैलाव है। बढ़िया। इस सुमेरु पर्वत पर कुछ पर्वत बने हुए हैं, तो वो पर्वत कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? सुमेरु पर्वत पे जो पर्वत हैं उनके नाम क्या क्या हैं? बोलिए, पारुल बोलिए। सबसे पहले जो नीचे आता है वो तो भद्रसाल है, फिर उसके ऊपर नंदनवन है और सबसे ऊपर पांडुपवन है। कितने हुए? 3 ही वन है? 3 ही है क्या? सोमनाथ वन। चले वीना भाभी बोलिए। वीना भाभी। पहले तो भद्रसाल वन है, फिर नंदनवन, फिर सोमनाथ वन और फिर पांडुपवन। हाँ भद्रसाल वन सबसे नीचे भूमि पर, फिर उसके ऊपर नंदनवन, फिर उसके बाद में सोमनस वन और उसके बाद में पांडुक वन। ये 4 वन हैं। ये चारों वन कहाँ कहाँ हैं, यानी कितनी हाइट पर ये वन होते हैं, इनकी हाइट बतानी है। शशि जी बोलिए। आवाज चालू करिए, आवाज। 500 योजन। कौन से वन की? पहला भद्रसाल वन, हाँ फिर 500 योजन, 500 योजन, फिर 400, 494 योजन। नहीं 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 नहीं,
रुकिए 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 वैशाली। हाँ पद्मा जी बोलिए, पद्मा जी। जमीन पर तो भद्रसाल बने, तो उसके बाद ऊपर दूसरे और 500 ऊपर जाकर नंदन बन गए। 62 ऊंचाई पर जाकर सोमनाथ बने। चलिए बढ़िया। हाँ ठीक है, 36,000 योजन ऊपर चलेंगे तो पानी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखिए सबसे नीचे, शीला अभी आप बता दीजिए इसको फिर से, आवाज इनकी डिस्टर्ब रही है। सबसे पहले तो भद्रसाल वन है, 500 योजन ऊपर है नंदन वन। हाँ सबसे पहले मतलब भद्रसाल वन कहाँ है? देखिए बहुत सारे लोग अनम्यूट हो रहते हैं, आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार में म्यूट करने में ही लगा रहता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ बोलिए। भूमि पर तो है भद्रसाल। हाँ फिर वो कटनी आई, 500 योजन ऊपर है नंदन वन। हाँ फिर नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर है सोमनाथ वन। बढ़िया। फिर सोमनाथ वन के 36,000 योजन ऊपर पांडुक वन, पांडुक शिला नहीं, पांडुक वन है उसका नाम, पांडुक वन। हाँ, पांडुक वन। बढ़िया। देखिए ये इस तरह से ये 4 वन है, और ये चारों वनों की हाइट, हाँ जी हाँ, तो 62,500 योजन ऊपर है। 62.5 नहीं बोला क्या आपने? 62,500, 62,500 है ना, तो वो 62.5 हो गया, 62,500 62.5 हो गया। देखिए ये जो आवाज आ रही है आप लोगों को? ये जो अपना भूमि पर ये भद्रसाल वन है, भद्रसाल वन से 500 योजन की हाइट जाने पर नंदन वन आता है। तो नंदन वन पे ये जो पर्वत है, ये पर्वत कितना कितना कट गया है, नंदन वन पे पहुंचकर पर्वत कितना कितना कट गया है। बीना बोरा भाभी, 500 योजन कट गया है। हाँ दोनों से 500 योजन कट गया है, चारों तरफ से 500 योजन कट गया है। फिर उससे 62,500 यानी 62,500 योजन की ऊंचाई पर पहुंचने पर उसके बाद में आएगा सोमनस वन। तो सोमनस वन की जगह पर भी 500 योजन चारों तरफ से कट गया है, और उससे 36,000 योजन की ऊंचाई पर जाने पर पांडुक वन आता है, और पांडुक वन पे 494 योजन वो चारों तरफ से कटा है। देखिए मैंने आज कुछ ये कोशिश करी है आप लोगों को इस तरह से, देखिए ये 4 डब्बियां मैंने रखी है, दिखाई दे रही है आप लोगों को, और ये वैसे नीचे वाली ऊंची है, एक्चुअल में इतना ऊंचा नहीं है, 500 योजन बहुत कम होता है, समझ लीजिए आप इतना सा, पर वो पकड़ ज्यादा दिखाई नहीं देगा, वो ट्रांसपेरेंट था इसलिए। देखिए ये है, ये इसको ऐसे हाथ पे रखेंगे, ये ऐसे है समझ लीजिए, इस पे ये रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? तो ये जमीन पर ये जो जितना ये दिख रहा है अपने को बोर्ड, ये इतना तो समझ लीजिए बिल्कुल ऐसी ही शेप है भद्रसाल वन की। इधर और इधर दोनों साइड तो है 250-250 योजन चौड़ा, इस तरह से। इसको आप ऐसे समझें, ये अपने बोर्ड पे यहाँ बनेगा, ऐसे दिख रहा है बोर्ड, जैसे बोर्ड के अपन ने कल बनाया था, तो ये इस तरह से ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही, अब इसको मैंने सीधा करके आपको समझ लीजिए दिखाया। तो जो भद्रसाल वन है
उत्तर और दक्षिण में वो 250-250 योजन ही उसकी चौड़ाई है, तो यहाँ भी इसकी कम है चौड़ाई। और पूर्व पश्चिम में 22-22 हजार योजन चौड़ा है, तो इधर चौड़ाई ज्यादा है। तो ये जो जमीन दिख रही है, ये जो बेस दिख रहा है, ये जो बोर्ड जिसपे हमने रखा है, ये तो हो गया भद्रसाल वन। अब ये इससे 500 योजन ऊपर गए, तो ये ब्लू वाली जो अपने को जगह दिख रही है, ये ब्लू वाली चीज है, ये 500 योजन की हाइट पे यहाँ पहुंचे। तो यहाँ ये चारों तरफ देखिए ये जगह आ गई, ये मैं पेंसिल घुमा रही हूँ, यहाँ जगह है चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ जगह है, इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्वर्ग के देवों के यहाँ रहने के लिए फार्म हाउस जैसे बहुत सारे उनके महल वगैरह चारों दिशाओं में और भी सब जगह वहाँ बने हुए हैं। फिर इस 500 योजन की हाइट पे ये जो नंदन वन है, इस नंदन वन से हम चलेंगे 62,500 योजन ऊपर। तो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा लिया है क्योंकि 62,500 ज्यादा ऊंचा होता है। तो ये 62,500 योजन की हाइट पे हम पहुंचे, तो फिर से ये कट हो गए, ये चारों तरफ से कट गया और यहाँ फिर से ये स्पेस बन गई है। इस वन का नाम है सौमनस वन। और यहाँ चारों तरफ फिर ये अकृत्रिम जिनालय और वन और महल वगैरह देवों के वो सब हैं। फिर यहाँ से 36,000 योजन की हाइट पे गए, तो 36,000 योजन की हाइट पे जाने के बाद में ये पर्वत फिर से 494 योजन चारों तरफ से ऐसे गोलाकार रूप में कटा और ये चारों तरफ यहाँ जगह बन गई है, वहां पर अकृत्रिम जिनालय और सब वन वगैरह वो सब है वहाँ। और उसके ऊपर है ये चूलिका, ये 40 योजन की चूलिका, ये छोटी सी हमने ये चूलिका बनाई। इस तरह का जिन लोगों को ख्याल नहीं आ रहा हो उनको ख्याल में आ जाए, बहुत सारे लोगों को तो आइडिया है, पता भी है, लेकिन जिनको ख्याल नहीं आया हो तो वो इस तरह से इसको किस तरह से कट है वो समझ सकते हैं। अब कल एक प्रश्न ये था किसी का कि हमने दो साइड से ही क्यों उसको कट किया है, क्योंकि हमने ये जो देखिए ना चौड़ाई 10,000 योजन की जमीन पे ये चौड़ाई है, तो 10,000 योजन की जो हमने देखी है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर या तो पूर्व पश्चिम देखें या उत्तर दक्षिण देखें। जैसे जम्बू द्वीप का डायमीटर हमने देखा 1 लाख योजन, तो वो 1 लाख योजन कहाँ से कहाँ तक है, वो जो गोला हमने बनाया, देखिए ये जो गोला हमने बनाया है, तो 1 लाख योजन कहाँ कितना है, यहाँ इस समझ लीजिए ये पूर्व से लेकर और पश्चिम तक ये दूरी 1 लाख योजन है, या फिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 1 लाख योजन है, या तो इसको लेंगे या इसको लेंगे, दोनों में से नहीं। अभी मैं जम्बू द्वीप की बता रही हूँ, अभी मैं जम्बू द्वीप की बता रही हूँ, तो दोनों में से एक ही को लेंगे। ऐसे ही यहाँ जो अपना सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत का जमीन पे जो पूरा डायमीटर है ये 10,000 योजन का डायमीटर है, तो हम इधर से और इधर से दो साइड से ही बोलेंगे, तो दो साइड से बोलेंगे तो सर्किल में वो चारों तरफ से अपने आप ही वो कम हो जाएगा। जब दो तरफ से हम, क्योंकि ये डायमीटर हमने दो साइड से यानी एक दिशा से दूसरी दिशा तक का लिया है, डायमीटर का मतलब ये है कि एक दिशा से दूसरी दिशा तक का, तो इसलिए उसको दो साइड से ही हम कम करेंगे तो वो चारों तरफ से उसमें फिर कम हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको? कल तक की बात बहुत ज्यादा संख्याएं नहीं है, थोड़ी संख्याएं हैं, थोड़ी सी हम याद रख सकते हैं। जो ये तो याद रखनी ही है कि वो जो पर्वत हैं वो कितनी कितनी हाइट पर हैं, पर्वत नहीं सॉरी, जो वन है वो कितनी कितनी हाइट पर है और वहां से वो पर्वत कितना कितना कम हुआ है, कितना कितना योजन वो पर्वत कम हुआ है, ये अपने को याद रखना है। अब देखिए ये जो पर्वत है सुमेरु पर्वत, जैसा कल हमने चित्र बनाया था वैसा ही फिर से बनाते हैं। ये तो है भूमि और ये भूमि से 500 योजन ऊपर, तो एक्चुअल में ये एकदम सीधा नहीं जाता, जो 500 योजन ऊपर है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एकदम ऊपर नहीं जाता है, यानी एकदम सीधा नहीं जाता है, थोड़ा सा स्लांटिंग होकर जाता है। और ये 500 योजन पर फिर यहाँ आके ये नंदनवन आ गया सबसे पहले। ये तो है भूमि और यहाँ भूमि पर है भद्रसाल वन,
भद्रसाल 1। फिर ये 500 योजन ऊपर पहुंचे, तो 500 योजन ऊपर है, पांडुक वन इधर लिख देती हूँ, यहाँ है पांडुक वन, ओ नहीं सॉरी नंदन वन। अब ये नंदन वन पे इधर से 500 योजन कम हुआ है, इधर से 500 योजन कम हुआ है। देखिए यहाँ जब पहुंच रहा है ये, तो ये नंदन वन पे इस जगह यहाँ तो है 10,000 योजन का इसका ये डायमीटर जमीन पे, नंदन वन पे डायमीटर 10,000 योजन का नहीं है, 9,900 समथिंग का डायमीटर है, 9,954 योजन का। अपने को वो ज्यादा संख्याओं में नहीं पढ़ना है, बस केवल आपको बता रही हूँ उसकी शेप बताने के लिए। तो 9,954 योजन रह गया, तो कुछ कम हो गया, कुछ कम हो गया, यानी कि इससे समझ में आ रहा है वो ऐसा थोड़ा सा तिरछा होता हुआ ऊपर गया है, एकदम ऐसे सीधा दीवार जैसा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा होते हुए 500 योजन गया है। और यहाँ पर फिर वो 9,000 और कुछ रह गया है। आपको वो 9,000 संख्या याद रखना कोई जरूरी नहीं है, अपने को इतनी संख्या याद रखनी है। अब ये यहाँ से 500 योजन कम हुआ है, यहाँ से 500 योजन कम हुआ है, फिर ये ऊपर गया 62,500 योजन। तो ये 62,500 योजन जो ऊपर गया है, इसमें ये किस तरह से गया है कि इसमें शुरू के जो 11,000 योजन है, स्टार्टिंग के 11,000 योजन तो सीधा गया है, एकदम स्लांटिंग होता हुआ नहीं गया। शुरू के 11,000 योजन जो ऊपर गया तो सीधा गया है। अभी तो क्या है कि अपने सब बंद है, नहीं तो ये रचना जब पढ़ रहे हों तो इस रचना के बाद तुरंत हस्तिनापुर की यात्रा चले जाना चाहिए, वहां पूरा अपने को वो दिखता है और बराबर वो पूरा नाप तोल से बना हुआ है, उसमें ये बारीकियां आपको समझ में आएंगी कि थोड़ा सा सीधा है और फिर कैसे तिरछा हुआ है, वो बराबर वहां दिखता है अपने को। तो ये 11,000 योजन तक जाना है अपने को, 62,500 योजन ऊपर टोटल, उसमें से 11,000 योजन तो सीधा है, तिरछा नहीं है, सीधा है। और उसके बाद कितने बचे हैं अब, इक्यावन, हाँ 51,500 योजन। उसके बाद में 51,500 योजन थोड़ा सा तिरछा होता हुआ गया है, ऐसा थोड़ा हल्का 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 तिरछा होता हुआ गया है, हल्का हल्का। वो उसकी नापतोल पूरी है, वो कितना कितना घटता है वो अपने को ज्यादा नापतोल में नहीं पढ़ना है। तो ये हो गई, समझ लीजिए 62,500 योजन की हाइट आई। और यहाँ पे कौन सा वन आ गया है अपना, सौमनस वन। सौमनस वन। और फिर यहाँ से बराबर फिर 500 योजन ये कटा है। अभी यहाँ कितना बचता है, ये यहाँ बचता है 4,000 समथिंग, 4,272 ऐसा कुछ यहाँ बचता है। आप 4,000 का भी अंदाज याद रखें। नीचे था 10,000 की चौड़ाई, और फिर नंदन वन पे टोटल हो गई थी चौड़ाई 9,000 और कुछ, उसमें से फिर 1,000 योजन तो यहीं कम हो गया है, 1,000 योजन 500 और 500। और यहाँ सौमनस वन की जगह पर पहुंचकर पूरी यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर बचता है वो उसका 4,000 समथिंग का बचता है, यानी इतना वो ऐसा तिरछा होता हुआ गया है। अब यहाँ ये 500 योजन यहाँ से कटा, यहाँ से कटा। उसके बाद में जब पांडुक वन के लिए 36,000 योजन ऊपर जाएगा टोटल, तो फिर से वापस 11,000 योजन तक सीधा, 11,000 योजन तक एकदम सीधा। तो 36,000 में से 11,000 गए तो कितने बच गए, 25,000। 11,000 तक सीधा, और फिर उसके बाद के 25,000 योजन तिरछा होता हुआ गया है। और फिर ये यहाँ पहुंच के आ गया है पांडुक वन। ये हो गई 36,000 योजन की हाइट टोटल, और ये ऊपर आके आ गया है पांडुक वन। यानी ज्यादा नापतोल याद रहे ना रहे, ये शेप हमको समझनी है कि इस तरह से इसकी शेप है कि नंदन वन से 11,000 योजन यानी कुछ ऊंचाई तक सीधा है, उसके बाद में तिरछा होता गया है। फिर सौमनस वन से भी कुछ दूरी तक सीधा गया है, और उसके बाद में फिर तिरछा होता हुआ गया है। तो ये जो पांडुक वन की जो टोटल जगह है, यानी चूलिका को भी मिलाकर ये जो टोटल इसका डायमीटर बच रहा है,
ये 1000 योजन का बच रहा है। यहाँ था जमीन पर 10,000 योजन और यहाँ बच रहा है केवल 1000 योजन। ये हमको ये कमी बता रही है, क्योंकि 500 तो ऐसे कट रहा है ये, और उसके अलावा भी ये तिरछा होता हुआ गया है, इसलिए ऊपर पांडुक वन पर टोटल उसका डायमीटर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वो 1000 योजन का बचता है। अब 1000 योजन में से 12 योजन की चूलिका है, तो वो चूलिका का एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी जो पूरा एरिया होगा वो पूरा एरिया पांडुक वन का होता है। तो उसको फिर हमने 2 से डिवाइड करके कल देखा था डायमीटर के हिसाब से व्यास के लिए, तो वो निकल के आया था अपने पास 494 योजन। चूलिका का डायमीटर है क्या 12 योजन? हाँ, चूलिका का डायमीटर 12 योजन है भूमि यहाँ पर यानी पांडुक वन पे जमीन पे, और इसके बाद में ये चूलिका बीच में जाके स्लांटिंग होती हुई इस तरह से है, बीच में है 8 योजन मोटी, और टॉप पर चूलिका के टॉप पर है ये 4 योजन मोटी। मोटी मीन्स वही डायमीटर वाली चूलिका। कितने 12? हाँ, चूलिका जो है, चूलिका पांडुक वन पे भूमि पर है 12 योजन व्यास वाली, फिर बीच में रह जाती है 8 योजन, और शिखर पर हो जाती है शिखर पर कम होके रह जाती है 4 योजन व्यास वाली। ये टॉप पर ये जो चूलिका का व्यास है वो केवल 4 योजन है। और इस चूलिका से टच करता हुआ, इस चूलिका से आड़े बाल के बराबर कहते हैं। आड़ा बाल मीन्स अपना जो बाल होता है उस बाल को ऐसे रख दिया बीच में। आड़ा मतलब ऐसे लेटा हुआ, खड़ा नहीं, ऐसे लेटा हुआ। तो उस आड़े बाल के अंतर से यहाँ से पहला स्वर्ग शुरू हो जाता है। स्वर्ग जो है देवगति की जो स्थान है, तो पहला स्वर्ग सौधर्म नाम का स्वर्ग वो यहाँ इस चूलिका से बिल्कुल आड़े बाल का अंतर का मतलब क्या है, टच किया हुआ ही है। आड़े बाल का अंतर कितना होता है, वो कोई बीच में बाल पड़े ही रहते हैं, दिखते ही नहीं अपने को तो कोई चीजों के ऊपर। तो आड़े बाल का अंतर मतलब कोई ना के बराबर, यानी इससे टच करता हुआ वो पहला वर्ष। आवाज कट कट के आ रही है। मैं तो सही आ रही है, मैं तो सही आ रही है। देखिए, जो लोग अनम्यूट हैं पहले तो वो म्यूट हो जाइए, और फिर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। ये 494 आप कह रहे हैं, तो 500 में से अगर वो चूलिका का 12 निकल जाएगा तो 494 कैसे रहा? 500 में से नहीं निकालना है, 1000 में से निकालना है। 500 में से 6 निकालना है। यदि हम 500 ले रहे हैं तो उसमें से 6 निकलेगा, आधा इधर जाए। देखिए टोटल है 1000, ये पूरा पूरा है 1000, और उसके बीच में 12 योजन की चूलिका है, तो उसका सेंटर निकालेंगे। 1000 का सेंटर, 1000 के सेंटर में 6 योजन इधर चूलिका है, 6 योजन इधर चूलिका है, क्योंकि टोटल 12 योजन की है ना। तो अगर हम 500 ले रहे हैं तो फिर 500 में से 6 माइनस करेंगे, और अगर हम 1000 ले रहे हैं तो फिर हम उसमें से 12 माइनस करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जिसको कैलकुलेशन समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो इतना याद कर लें कि पांडुक वन 494 योजन व्यास वाला है। इतना कैलकुलेशन इसलिए बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बराबर उसकी पूरी किस तरह से वो कम हुआ है, किस तरह से हुआ है, वो बराबर सारी बातें। 494 व्यास वाला माने आएगा 494 एक साइड का व्यास है, एरिया नहीं है 494 पांडुक वन का। एक साइड का यानी चूलिका के नीचे से लेके और यहाँ समझ लीजिए जो इधर की कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे एक साइड का, तो वो 494 योजन होता है। अच्छा ना, ये तो जैसे वो 500 कट है योजन का। हाँ हाँ, तो वो 500 का तो बस एक वहां से लेके यहाँ तक की दूरी यदि नापेंगे तो वो नीचे वाले वनों में 500 योजन की दिखाई देगी और पांडुक वन में 494 की। पर पूरा गोलाकार उसका जो घेरे जैसा एरिया है, म्यूट हो जाइए जो भी अनम्यूट है, वो घेरे वाला जितना पूरा एरिया है वो तो बहुत ज्यादा निकल के आएगा, उसका अलग है हिसाब किताब। अपन तो केवल अभी ये जो अपन ने देखे थे ना, ये जो अपना है, तो ये बड़ा वाला लेती हूँ, ये जो है ना,
तो अब ये एक साइड की ये दूरी, इसको ही समझ लीजिए, सबकी एक सी रचना है, समझ लीजिए। तो ये यहां से लेके यहां तक का ये 500 योजन है, ये इतना पहले वन में, नंदन वन में। फिर भद्रसाल वन में भी नहीं, सोमनस वन में भी यहां से यहां तक का ये 500 है। और पांडुक वन में यहां से यहां ये 494 है, ऐसा। ठीक है, एक साइड का। हाँ, एक साइड तो एक साइड का जो होगा सब जगह का उतना ही होगा। हाँ, सब जगह से ऐसा केवल एक दूरी देखेंगे तो उतनी ही निकलेगी, एक दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलिए, हस्तिनापुर में पूरे जम्बूद्वीप की रचना की हुई है। हाँ, हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना है पूरी। कहाँ पे है? हाँ, यूपी में मेरठ के पास में है। और एक अभी अपने 2.5 द्वीप बन रहा है इंदौर में, अभी तो चल रहा है, प्रोसेस में है। इंदौर में एक 2.5 द्वीप की रचना बन रही है पूरी, वो अभी चल रही है, बन रही है। देखिए अभी ये सुमेरु पर्वत, हाँ अंकल कुछ पूछ रहे हैं? नीचे जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है वो आपने बताया था शायद 25,000 बताया था, 2,500 बताया। नहीं, 22,000 25 नहीं बताया। पूर्व पश्चिम में 22,000 है भद्रसाल वन, और उत्तर दक्षिण में 250 योजन, 250 योजन उत्तर दक्षिण में है, और पूर्व पश्चिम में 22,000। इधर भी 22,000, इधर भी 22,000, दोनों अलग अलग। अब ये सुमेरु पर्वत किसका बना हुआ है? तो ये सुमेरु पर्वत की नींव, जो जड़ है, कितनी है वो जड़? 1,000 योजन की नींव है, जड़ है। वो किसकी बनी हुई है? कि वो वज्रमय है, वज्र की बनी हुई है। सुमेरु पर्वत की जो नींव है, हमारे यहाँ हम मकान बनाते हैं तो नींव में क्या रखते हैं? वही ईंटें वगैरह। और वहां सुमेरु पर्वत की जो नींव है वो किसकी बनी हुई है? वज्र की। वज्र किसे कहते हैं? वैसे वज्र अभी अपने को तो कुछ देखने में नहीं आता है, पर कई जगह पर हीरे को ही वज्र कहते हैं। तो समझ लीजिए डायमंड की नींव है, या फिर वज्र कुछ और भी होता हो इस तरह का एकदम यानी कोई मणि। वज्र तो स्टील को कहते हैं वैसे अपने यहाँ पे। स्टील को? स्टील नहीं, वज्र हीरे को भी कहते हैं। मणियों में, मणियों के अंतर्गत ये वज्र मणि में है, वज्र मणि में है। शास्त्रों में वज्र मणि का नाम आता है, शास्त्रों में हीरे का नाम ज्यादा नहीं आता है। तो ऐसा लगता है कि वो नाम अभी चला है, तो हो सकता है वज्र हीरा ही सेम ही होता हो। वज्र मणि में नींव है। मतलब टूटता नहीं है। हाँ, टूटता नहीं है। हाँ, टूटता नहीं है, तो वो हीरा भी ऐसा ही होता है। कुछ चीजें होती हैं कांच वगैरह, उसको काटने के लिए हीरे का यूज किया जाता है, उसको कटिंग करने के लिए। तो वो हीरे को वज्र के बराबर वज्र कहते हैं। वो तो मुझे कंफर्म पता है, स्टील का तो नहीं मालूम। तो ये समझ लीजिए वज्र मणि में ये नींव है जो 1,000 योजन की है। इसके ऊपर अभी अलग अलग है, थोड़ी कैलकुलेशंस अपन एक साथ देख रहे हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये तो अभी अपन ने वो कितना सीधा है कितना स्लांटिंग है वो देखा था, 11,000 योजन, और उसके बाद 51,500 ऐसा। अब हम इसका कलर या किसका बना हुआ है वो देख रहे हैं। तो जो नींव है वो तो वज्र की हो गई। अब इसके ऊपर 61,000 योजन तक, यानी ये जो सोमनस वन है अपना, सोमनस वन है 62,500 योजन की हाइट पर। इससे थोड़ा पहले 61,000 योजन तक ये बना हुआ है विभिन्न प्रकार के, समझ लीजिए रत्न का, मणियों का। रत्न में अनेक प्रकार की मणि में 61,000 तक, 61,000 योजन की हाइट तक, भूमि से लेके 61,000 योजन की हाइट, भूमि से लेके पूरा वहां तक ये है रत्नों का बना हुआ, चारों तरफ या पूरा बीच में से भी पूरा रत्नों का, अनेक प्रकार की मणियों का ये सुमेरु पर्वत है। और उसके ऊपर, हाँ जी, ये भद्रसाल वन से बना हुआ है। हाँ, भद्रसाल वन से बिल्कुल, भूमि से यानी भद्रसाल वन से ही स्टार्ट करते हुए 61,000 योजन की हाइट तक
यानी सौमनस वन तक पूरा नहीं है, सौमन वन से थोड़ा पहले ये रत्न में है। और इस हाँ 2000 योजन नीचे हाँ और टोटल में। और इससे 61,000 योजन से ऊपर अब कितने बचे हैं अपने पास में? 38,000। 99,000 का टोटल है ये, चूलिका को छोड़े तो बाकी का जो 38,000 है, बाकी का 38,000 योजन वो बना हुआ है गोल्ड का, वो है स्वर्णमय। यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये है स्वर्णमय, और नीचे से लेके भूमि से लेके 61,000 तक है रत्नों का बना हुआ। और जो ये इसकी चूलिका है, इस चूलिका की अब ये जो चूलिका है, इसकी चूलिका कितनी थी? नीचे तो 12 योजन चौड़ी थी और स्लांटिंग होती हुई बीच में 8 योजन की रह गई, टॉप पे पहुंच के 4 योजन की व्यास वाली रही। लेकिन इसकी हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 40 योजन। चूलिका की जो हाइट है वो हाइट है उसकी 40 योजन। तो ये चूलिका बनी हुई है नीलमणि में, नीलमणि में, या वैडूर्य मणि भी आता है उसका नाम, और वैडूर्य मणि ब्लू कलर की होती है। ये चूलिका समझ लीजिए ब्लू कलर की जो भी मणियां होती हैं अपने यहाँ समझ लीजिए नीलम आदि, तो उसकी ये चूलिका बनी हुई है। इस तरह से ये सुमेरु आपने क्या नाम बोला था? वैडूर्य मणि, वैडूर्य भी नाम आता है, अदरवाइज नीलमणि में भी नाम आता है शास्त्रों में। बोर्ड पे रोशनी कम पड़ रही है। वो रोशनी देखिए, दिख रहा है थोड़ा, इसको कैसे करना है? ऐसे तो दिखेगा नहीं। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाइट कितनी बताई थी आपने? चूलिका की हाइट है 40 योजन। मैं पूरा सामने ही कर देती हूँ ना, तो वो अच्छा है। देखिए अब दिख रहा है सही? अब सही है जी, हाँ एकदम सही। हाँ। तो चूलिका की हाइट है 40 योजन, और जमीन पे उसका डायमीटर है 12 योजन, और टॉप पर उसका डायमीटर है 4 योजन। और ये जो चूलिका है ये नीलमणि में बनी हुई है। ठीक है। अब ये तो हो गई अपना सुमेरु पर्वत की बात। अब ये जो पांडुक वन है, इस पांडुक वन में कुछ स्पेशल चीजें हैं। और वनों में हमने देख लिया, जो भद्रसाल वन है, नंदन वन है और सोमनस वन है। इनमें चारों दिशाओं में 4 तो अकृत्रिम जिनालय हैं। पांडुक वन में भी हैं, चारों ही वनों में चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। पर अभी इन 3 वनों की अलग बात कर रहे हैं। उसके अलावा वहां पर देवों के रहने के, देवों के भवन हैं, महल हैं। ऊपर पहले दूसरे स्वर्ग वाले जो सौधर्म इंद्र हैं, उसके भी यहाँ लोकपाल के, सौधर्म इंद्र के खुद के भी, और व्यंतर आदि देवों के भी यहाँ महल हैं। देवगति के जो देव हैं उनको काम तो कुछ है नहीं, विषय भोग भोगना है सब कुछ। रत्तीकर वो नंदीश्वर में, यहाँ नहीं है। नंदीश पंचमेरु में है ना? नहीं नहीं नगर में जो ऊपर पंचमेरु, नहीं वो आप गजदंत कह रहे हैं, आप रतिकर शब्द गलत बोल रहे हैं। वो गजदंत है, वो गजदंत की बात हम करेंगे आगे, वो गजदंत आगे करेंगे हम बात। अभी तो हुआ नहीं है पूरा। और रतिकर जिनालय, रतिकर जो नाम है वो नंदीश्वर में है।
तो ये जो और जो वन है वहां पर तो चैत्यालय है, बाकी देवों के फार्म हाउस अपनी शब्दों में समझ लीजिए, सीधा सीधा उनके रहने के, पिकनिक मनाने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। कुछ पुराण वगैरह आप पढ़े हैं कभी, तो वो देवगति में वो देव बन गया, फिर वहां जाके नंदनवन में ऐसे क्रीड़ा करता था। वो नंदनवन यही सुमेरु पर्वत, बाकी के और मेरुओं पर भी यही वन है, तो वो वहां जाकर अपने आउटिंग करते हैं, आमोद प्रमोद इस तरह से करते हैं। अभी जो पांडुक वन है, इस पांडुक वन में और सब तो है ही, देवों के जो महल वगैरह पिकनिक मनाने का है वो तो सब है ही वहां पर, लेकिन इस पांडुक वन में कुछ स्पेशल बातें और है। ये समझ लीजिए, ये सुमेरु पर्वत का जो पांडुक वन का टोटल एरिया इस तरह का गोलाकार है, ठीक है, इस तरह का वो पूरा गोलाकार है, और यहाँ से यहाँ तक का ये 1000 योजन है टोटल। अभी हम टोटल देख रहे हैं, दिख रहा है। इस 1000 में से बीच में 12 योजन की वो चौड़ाई वाली चूलिका है, तो अब इसको हम उसमें से माइनस करेंगे, यानी ये बना दी हमने, ये बीच में चूलिका, ठीक है। ये पूरा पांडुक वन था। ऊपर टॉप पे जाएंगे तो गोलाकार इसी तरह का रहेगा, देखिए ये है ना, ये वाला, ये जो छोटी डब्बी है, ये इसका जो टॉप का एरिया है, ये है पूरा पांडुक वन। अब इस पांडुक वन के बीच में ये है चूलिका, ये हम यहाँ बोर्ड पे बना रहे हैं। तो अब इसके जो इधर उधर साइड्स में ये जो जगह बनी हुई है, उन जगहों पर क्या है वो हम देख रहे हैं। तो इसके चारों दिशाओं में तो 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। पूर्व में ये जिनालय के लिए इस तरह का चित्र हम बना रहे हैं, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में। देखिए, जब भी कभी हम जिनालयों की वंदना करते हैं तो हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो, जो लोग करते हैं पूजन या प्रतिक्रमण आदि वो उनको पता है, लेकिन किस क्रम में करते हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा के, अभी 10 लक्षण आने वाले हैं, प्रतिक्रमण वगैरह सामयिक आदि शाम को करेंगे, तो ये पूर्व दिशा में सबसे पहले पूर्व दिशा के अकृत्रिम जिनालयों को, फिर इधर से चलते हैं ऐसा क्लॉकवाइज, तो पूर्व के बाद कौन सी दिशा आती है? दक्षिण। तो उसके बाद में करेंगे दक्षिण। ऐसे नहीं बोलेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे बोलते हैं पूर्व दक्षिण, फिर आएगी पश्चिम, पूर्व दक्षिण पश्चिम, और फिर उसके बाद में उत्तर। जो लोग करते होंगे उनको ये क्रम पता होगा, और जो जिनको नहीं पता वो देख लें कि इस क्रम में ऐसे जिनालयों की वंदना करते हैं। हम भी इसी क्रम में इस तरह से बनाते हैं। तो ये 4 दिशाओं में तो 4 अकृत्रिम जिनालय यहाँ पांडुक वन में है। अब इसके बाद में ये जो कॉर्नर्स वाली दिशाएं बची हैं, ये कॉर्नर्स वाली दिशाओं को कहते हैं विदिशाएं। और ये विदिशाओं में ये देखिए, मैं नाम लिख देती हूँ, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, ये तो 4 दिशाएं हैं। अब ये जो कॉर्नर है, तो उत्तर और पूर्व के बीच वाली, उत्तर और पूर्व के बीच वाली कहलाती है ईशान। ईशान ही है ना? ईशानी बोलते हैं ना? हाँ, ईशानी है, ठीक है, ठीक है, ईशान, यह है ईशान। फिर पूर्व और दक्षिण के बीच वाली कहलाती है आग्नेय। हाँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग म्यूट रहिए, बोलिए नहीं। फिर इस दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली कहलाती है नैऋत्य। नैऋत्य, नै में आई की मात्रा, री से ऋषि वाला री, आधा त और यह नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर के बीच वाली कहलाती है वायव्य। ये 4 कॉर्नर्स वाली, इनको बोलते हैं विदिशाएं। ये 4 विदिशाएं होती हैं। वायव्य, वाय आधा व और फिर वापस से व, वायव्य नहीं, वायव्य, व लिख दिया मैंने, वायव्य।
पहले है ईशान, फिर आग्नेय, फिर नैऋत्य और वायव्य। बच्चा जिनके घर में है वो म्यूट हो जाइए। मधु भाभी के घर में है। अब यहाँ पर ये जो विदिशाएं हैं, चारों दिशाओं में तो ये जिनालय हैं ही, विदिशाओं में क्या है, विदिशाओं में शिलाएं बनी हुई हैं। 3 तरह की यहाँ शिलाएं हैं, नहीं एक एक शिला है, उस शिला पे 3 तरह के सिंहासन है। यहाँ विदिशाओं में शिलाएं हैं। और ये शिलाएं हैं अर्धचंद्राकार डी शेप की। आप लोग भी अभी जो बना रहे हैं रफली इस तरह से बना लें, और फिर बाद में फेयर करना चाहें या अभी जैसा भी। ये डी शेप की अर्धचंद्राकार ये शिलाएं हैं। तो ईशान दिशा में, ईशान दिशा कौन सी है, उत्तर और पूर्व के बीच वाली। ईशान दिशा में जो शिला है उस शिला का नाम है पांडुक शिला। किसने नाम नहीं सुना, पहली बार सुना है आज? पांडुक शिला का नाम आज किसने पहली बार सुना है, वो अनम्यूट करके बता दीजिए। सबने सुना है, बढ़िया। तो वो पांडुक शिला जो नाम आज तक हमने सुना है वो कहाँ पर है, वो इस पांडुक वन की ईशान दिशा में एक शिला है। इस शिला का नाम पांडुक शिला है। आग्नेय दिशा में जो शिला है, आग्नेय दिशा वाली शिला का नाम है पांडुकंबला। अपनी बुक में भी ये नाम लिखे होंगे, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं। ये अपना कल वाला जो पेज बताया था 160 नंबर पेज अपनी बुक में 160 नंबर पेज है, वहां पर आप देख सकते हैं नाम लिखे हुए हैं। इस 160 पेज पे नीचे से सेकंड पैरा है, बीच वाला भी है, बीच वाला और सेकंड लास्ट पैरा, ये दोनों पैरा में नाम लिखे हैं। पांडुक कंबल है या कंबला है? कंबला, पांडु कंबला, इसमें कंबल लिखा है, कंबला है, पांडु कंबला। और ऐसे नाम में हो सकता है कहीं कहीं फर्क मिल भी जाए। जैसे अब अगली जो शिला है, अगली शिला है नैऋत्य दिशा में, उसका नाम है रक्ता। तो कुछ शास्त्रों में रक्ता मिलता है और कुछ शास्त्रों में रत्ना मिलता है, दोनों नाम इसके मिलते हैं, रक्ता भी मिलता है और रत्ना भी मिलता है। इसमें रक्त है। हाँ, रक्त, रक्ता, रत्ना, यानी थोड़ा सा चलता है। जैसे हिमवन पर्वत का कहीं हिमवन मिलता है, कहीं हिमवान मिलता है, तो वो नाम में इतना सा फर्क वो चल जाता है, होता है शास्त्रों में। तो ये जो नैऋत्य दिशा वाली है उसका रक्त या रक्ता या रत्ना ये नाम है। और वायव्य दिशा वाली यानी उत्तर पश्चिम के बीच वाली जो शिला है उसका नाम है रक्त कंबला, रक्त कंबला या फिर रत्न कंबला। अगर रत्न इधर रखेंगे तो रत्न कंबला उधर हो जाएगा। ये चारों शिलाओं के नाम हो गए। अब ये शिलाएं किस तरह से है कि ये जो शिला है, यहाँ मैं थोड़ा ऊपर अलग से शिला बना रही हूँ। ये शिला है इस तरह से, यानी 100 योजन तो इसकी लंबाई है। ये जो ये यहाँ अपन ने बना रखी ना, ये कौन सी वाली अच्छे से दिख रही है आप लोगों को, उधर ये जैसे ये वाली दिख रही है, ये 100 योजन इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। और ये जो बीच में इसकी मोटाई है, जहां पर ये सबसे ज्यादा मोटा हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार है, तो बीच में इसकी मोटाई है 8 योजन।
लंबाई है 100 योजन और सेंटर में मोटाई है, बोर्ड नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। बोर्ड नहीं दिख रहा है, हाँ अब ठीक है। ठीक है। ये बीच में मोटाई है 8 योजन और अभी अपन एक ही डायमेंशन में इसको बना पा रहे हैं। और जिसकी चौड़ाई है, चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई है इसकी 50 योजन, 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन मोटी। ये चारों शिलाएं हैं। हर शिला 100 योजन लंबी है, 50 योजन चौड़ी है और 8 योजन इसकी मोटाई है, 8 योजन मोटाई है। और ये इस तरह से अर्धचंद्राकार। और ये रखी कैसे है, वहां जो समझ लीजिए जो चंद्राकार वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ है और ऊपर से फ्लैट है। समझ लीजिए हाफ अपना आधा बॉल कटा हुआ हो या आधा नींबू हो, तो वो जो अपन जैसे सीधा रखते हैं उसको, आधे बंधारे हुए नींबू को हमने ऐसे रखा, तो वो गोलाकार वाला जो हिस्सा है वो नीचे और फ्लैट वाला हिस्सा वो ऊपर। ऐसी ये चारों शिलाएं वहां पर रखी हुई हैं। अब इन शिलाओं पर 3 आसन हैं, हर शिला पर 3 आसन हैं। बीच में तो है, बीच वाले को बोलते हैं सिंहासन, और 2 हैं उत्तर दक्षिण में, 2 और आसन हैं, उन्हें बोलते हैं भद्रासन। बीच में जो आसन है उसे बोलते हैं सिंहासन और जो दोनों उसके आजू बाजू में हैं उसे बोलते हैं भद्रासन। तो जो बाल तीर्थंकर होते हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जो जिन्होंने पूर्व भाव में ही तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है और समझ लीजिए जो पिछले भाव से तीर्थंकर प्रकृति बांधते हुए इस भाव में आए हैं, जो पंचकल्याणक सहित वाले तीर्थंकर हैं, वो सभी तीर्थंकरों का यहाँ पर जन्माभिषेक होता है। हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र में सब ऐसे ही तीर्थंकर होते हैं। तो जब उनका जन्म होता है बालक तीर्थंकर का, तो जन्म होते ही स्वर्ग से सौधर्म इंद्र अपनी पूरी सतरंगिणी सेना के साथ में 1,00,000 योजन के ऐरावत हाथी पर बैठकर, 1,00,000 योजन का मतलब है जम्बूद्वीप के बराबर, इतना बड़ा वो ऐरावत हाथी, वो वहीं उनका देव वो ऐरावत हाथी बनता है। उस पर बैठकर उस ऐरावत हाथी का वर्णन आपको पुराण जो होते हैं अपने आदि पुराण वगैरह उनमें मिल जाएगा कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा वो हाथी होता है, कितनी उसकी सूंड होती है, उसकी सूंड पे सरोवर होते हैं, सरोवर पे कमल होते हैं, कमल पे भवन होते हैं और उस पे वो देवियां नाचती हैं। तो एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। वो क्या नीचे आता है तो फिर छोटा हो जाता है? हाँ, नीचे आते आते वो छोटा होता जाता है, बस मैं बोलने ही वाली थी आगे। तो वो 1,00,000 यानी स्वर्ग से जब वो चलते हैं तो वो 1,00,000 योजन का इतना बड़ा अपना आकार बनाता है। देवों को वैक्रियक शरीर होता है, विक्रिया की शक्ति होती है, इतना बड़ा आकार का वो हाथी बनता है और जैसे जैसे नीचे आते जाता है वो अपना आकार छोटा करता जाता है। फिर नीचे आके तो सिंहासन के क्या नाम है दीदी, दोबारा बताइए। बीच वाला है सिंहासन और 2 साइड वाला है भद्रासन। भद्रासन, भद्र लिखते हैं और उसमें आसन, भद्रासन। एक तो कैसे, दोबारा बताइए। बीच में है उसका नाम है सिंहासन और दोनों साइड में जो 2 हैं उन दोनों को, इसको भी भद्रासन बोलते हैं, इसको भी भद्रासन बोलते हैं, दोनों का नाम भद्रासन। देखिए टाइम हो रहा है, फटाफट ये बात आप देख लें। तो जितने भी तीर्थंकर बालक होते हैं, बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इस पांडुक वन में जो शिलाएं हैं उन शिलाओं पर वो स्वर्ग से इंद्र आता है और बाल तीर्थंकर को उस ऐरावत हाथी पे बिठाकर ले जाता है और यहाँ सुमेरु पर्वत के 99,000 योजन की ऊंचाई पर जो पांडुक वन है वहां ले जाकर अभी के तत्काल के जन्मे बच्चे को और वहां ले जाकर विराजमान करते हैं। बाल तीर्थंकर की इतनी विशेषता है, वो कैसे अपने बच्चे का जन्म हो तो वो बैठ सकता है, अपने बच्चे का जन्म हुआ, आज बच्चा जन्मा 1 घंटे का 2 घंटे का हुआ, वो बैठ सकता है। और यहाँ ये जो एक्चुअल में जो तीर्थंकर बालक होते हैं वो गर्भ में भी पद्मासन में ही रहते हैं, माता के गर्भ में भी पद्मासन में ही रहते हैं और यहाँ लाके वो
जो इंद्र है वो उनको यहाँ पद्मासन रूप में विराजमान करता है। तो सिंहासन पे तो तीर्थंकर बालक को विराजमान करते हैं, और जो दोनों साइड में दो भद्रासन हैं, एक साइड में सौधर्म इंद्र खड़े होते हैं, दूसरे साइड में ईशान इंद्र खड़े होते हैं। और हमने जो देखे थे शुरू में पहले दिन जो 16 द्वीप समुद्र देखे थे, उसमें से जो 5वां समुद्र है शीरवर्ड समुद्र, वहां से जल लाया जाता है और वहां से जल लाकर और इन तीर्थंकरों का अभिषेक किया जाता है। और ये कलश कितने बड़े बड़े होते हैं, 8 योजन उसका मुख होता है, बहुत बड़े बड़े योजनों के वो कलश होते हैं। अभी टाइम इतना नहीं है, हम कल करेंगे और बात। अभी आप इतना देख लीजिए कि फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन से तीर्थंकर का कहाँ पर अभिषेक करें। किसी का भी रैंडमली कहीं भी ले जाके अभिषेक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जो ईशान दिशा में पांडुक शिला है, देखिए हमारे पास जम्बू द्वीप में 4 जगह हैं जहां पर तीर्थंकरों का जन्म होता है। एक तो भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है, ये 2 तो हमने देख लिए। और 2 ये कलश, ये जो भगवान के कलश करते हैं वो पद्मासन में होते हैं? हाँ, पद्मासन में, पद्मासन में। तो एक तो भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत। हाँ, भगवान बैठे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये उनके जन्म से ही अतुल्य बल के धारी भगवान होते हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े 1008 कलश भी उनके सिर पे समझ लीजिए उंडेल दिए जाते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। ये जन्म से ही उनका इतना अतुल्य बल, अनंत वीर्य तो जब केवल ज्ञान होगा, जब प्रकट होगा, वो अनंत वीर्य प्रकट होगा। अभी इतना अतुल्य बल है कि उनको यानी इतनी शक्ति उनको जन्म से ही होती है। तो ये जो भरत ऐरावत 2 तो ये हुए, और विदेह क्षेत्र के 2 पार्ट्स हैं। विदेह क्षेत्र में अभी हमने रचना नहीं देखी है। एक होता है ये जो सुमेरु पर्वत हमने देखा है, तो एक विदेह क्षेत्र इधर हुआ सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में, और दूसरा विदेह क्षेत्र हुआ सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में। तो इस तरह से विदेह क्षेत्र के 2 भाग कर देते हैं, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। तो 4 जगह हो गई जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है जम्बू द्वीप में। तो उसमें से जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, उनका जन्माभिषेक होता है ईशान दिशा वाली पांडुक शिला पर। सबने सुना है पांडुक शिला पर ले जाते हैं। तो क्योंकि हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए हमारे ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक जितने भी तीर्थंकर हुए, सभी को यहाँ पांडुक शिला पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक हुआ। इसके बाद में ये जो आग्नेय दिशा में पांडुकंबला शिला है, इस पांडुकंबला शिला पे होता है पूर्व विदेह के, नहीं पश्चिम विदेह के इधर वाले जो विदेह क्षेत्र है, पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक। देखिए आपने किताब में लिखा है 160 पेज पे, उन शिलाओं पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर, पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुकंबला पर। फिर इसके बाद में आएगी ये अपनी नैऋत्य दिशा में जो रक्त या रत्न शिला है, इस पे जो ऐरावत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इस रक्त शिला पर, और जो पूर्व विदेह के तीर्थंकर हैं, उन पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का रक्त कंबला शिला पर जन्माभिषेक होता है। इस तरह से ये 4 दिशाओं में 4 शिलाएं हैं, इन पे तीर्थंकरों का, बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। तीर्थंकर बन जाने के बाद उनका अभिषेक नहीं होता। समवक्षण में विराजमान जो भगवान है, उनको कहते हैं वास्तव में तीर्थंकर। एक्चुअल में वो तब बनते हैं तीर्थंकर, और जब तीर्थंकर हो जाते हैं वास्तव में यानी समवक्षण में विराजमान है, उस समय उनका अभिषेक नहीं होता। ये तो बाल्यावस्था में जन्म के समय ही जन्माभिषेक होता है। अभी अपना टाइम हो गया है, पूछना है आप लोगों को कुछ, और इसमें थोड़ी कुछ रह गई है, वो बातें अपन कल कर लेंगे थोड़ी बहुत। और बाकी के जो और जगह पे और तीर्थंकर वहाँ पे 24 तीर्थंकर है? नहीं, भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, और वहाँ जो चौथा काल होता है, उस चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। और विदेह क्षेत्र में सदा तीर्थंकर होते रहते हैं, कभी भी होते रहते हैं। मिनिमम 20 तो रहते ही हैं, मिनिमम 20 रहते हैं। भरत ऐरावत में क्या होता है? भरत ऐरावत में 24 तीर्थंकर होते हैं एक पूरे अवसर्पणी में, एक अवसर्पणी काल में, यानी एक बार का जो टाइम है उसमें 24 होते हैं। 24 भी एक साथ नहीं होते हैं, एक के बाद एक करके 24 होते हैं। और विदेह क्षेत्र में
20 टोटल संख्या आती है। अभी हम विदेह की रचना भी देखेंगे, और ये तो केवल जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र की बात है। इसके अलावा धात्की खंड में भी विदेह क्षेत्र है और पुष्करार्थ में भी विदेह क्षेत्र है, वहां भी भरत एरावत क्षेत्र भी है, पर वहां के मेरू अलग हैं, तो उनके तीर्थंकरों के जन्माभिषेक की शिलाएं वो उनके मेरुओं पर है। यहाँ केवल जम्बू द्वीप के भरत, एरावत, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, जम्बू द्वीप के जो ये 4 जगह हैं, उनके वहां जो तीर्थंकर होते हैं उनका जन्माभिषेक यहाँ पर होता है। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर कभी भी होते रहते हैं, वह निरंतर ही सदाकाल चौथा काल बना रहता है। तो वहां जब भी तीर्थंकरों का जन्म होता है, तो जब जन्म उनका होता है तो उनका जन्माभिषेक अगर पश्चिम विदेह के हैं तो पांडुम कंबला शिला पर, पूर्व विदेह के हैं तो रक्त कंबला शिला पर वहां पर उनका जन्माभिषेक होता है। तो उन सबके नाम भी अभी आते हैं अपने शास्त्रों में? तीर्थंकरों के हाँ, 20 तीर्थंकरों के नाम तो आते ही, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ जो हैं, हाँ, और उसके अलावा भी होते हैं। तो शाश्वत तीर्थंकर 170 तीर्थंकर का जो विधान वगैरह होता है उसमें उनके भी नाम आते हैं। और जो बाकी के उधर की साइड आप बोल रहे हो ना कि अब वहाँ पे भी है विदेश क्षेत्र और हाँ, वो जब 170 तीर्थंकरों की जब बात करते हैं तब वो आगे के क्षेत्रों वाले तीर्थंकरों के नाम आएंगे। अभी जम्बू द्वीप में मिनिमम रहते हैं 4 तीर्थंकर, और पूरे 2.5 द्वीप में मिनिमम होते हैं 20 तीर्थंकर, कम से कम। जो 20 हम कह रहे हैं वो पूरे 2.5 द्वीप के हैं, वो कम से कम रहते हैं। और उसमें से जम्बू द्वीप में रहते हैं 4। वो हम विदेश क्षेत्र की रचना देखेंगे तब हम देखेंगे वो कहाँ कहाँ है। और अभी जो वर्तमान में सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु वर्तमान में जो जम्बू द्वीप में विराजमान है वो किस जगह पर है, वो जगह भी हम देखेंगे। एक प्रश्न पूछना है। हाँ बोलिए। जैसे पुष्कर द्वीप और द्वीपों में जैसे तीर्थंकर जन्म लेता है, तो उनको इसी सुमेरु पर्वत पे लेके आते हैं? नहीं, अभी मैंने कहा था 2 मिनट पहले, उनके मेरू अलग हैं, 5 मेरू होते हैं। तो ये तो सुदर्शन मेरू जम्बू द्वीप में है। हाँ, फिर विजय और अचल, मंदर और विद्युन्माली वो मेरू और हैं। हम आगे जब धात्की खंड पे पहुंचेंगे तब वहाँ देखेंगे, और उन मेरुओं की थोड़ी सी हाइट वगैरह में फर्क है, इसलिए भी मैं एक साथ नहीं बता रही, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग किसमें कौन सी है। तो अभी पहले सुमेरु पर्वत थोड़ा सा पक्का हो जाए, उनकी हाइट में वो थोड़ा सा फर्क है। पंचमेरु की पूजन में वो सारा अंतर वहां पे आता है, हम देखेंगे फिर बाद में। चलिए, और हाँ, वो पूछिए ये 5 भरत 5 एरावत कौन से कैसे वो जब हम 2.5 द्वीप, पूरा 2.5 द्वीप पे पहुंच जाएंगे तब 5 भरत 5 एरावत हम देख लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब हम 2.5 द्वीप पे पहुंचेंगे तभी देख पाएंगे कहाँ है। चलिए, और कोई? अभी जम्बू द्वीप के जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें भी ऐसी पृथ्वी है जो 3 योजन की यहाँ है। ऐसा कुछ मिलता नहीं है शास्त्रों में, केवल अपने भरत क्षेत्र का ही मिलता है। ऐरावत क्षेत्र के बारे में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। इस शिला का एक बार वो कितना है नाम? 100 योजन लंबी, 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी, 8 योजन मोटी। 100 योजन लंबी। कांता आंटी म्यूट होइए। 100 योजन लंबी है, हाँ 100 योजन लंबी है, 50 योजन चौड़ी है, और 8 योजन मोटाई। बीच में से मोटाई 8 योजन है, किनारों पे तो घट रही है मोटाई, क्योंकि चंद्राकार है तो किनारों पे से मोटाई घट रही है। सेंटर में उसकी मोटाई 8 योजन है। ठीक है, और 50 कैसे हुआ फिर? वो 8 में 100 हुई ना? एक तरफ से ऐसे 100 और एक तरफ से 50, ऐसे ऊपर से वो जितना उसका एरिया बनेगा उस हिसाब से उसका एरिया आएगा। हाँ, गोल नहीं है मतलब? बिल्कुल गोल नहीं, बिल्कुल गोल नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर की माता का एक कौन सा पुण्य होता है कि वो जैसे स्त्री पर्याय में होती है, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देके और अगले भव में ही मतलब वो उसमें जाता है। अब ये कुछ इसी तरह के पुण्य होते हैं, विशेष पुण्य होते हैं,
ऐसे पुण्य के अलग अलग नाम तो है नहीं कि कौन सा वाला पुण्य है, पर कुछ विशेष प्रकार के पुण्य का उदय इस तरह का होता है। धर्म आराधना विशेष की होती है, पर ये बात जरूर है कि सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ होता है। जन्म से कोई भी स्त्री सम्यक दृष्टि नहीं होती है, चाहे तीर्थंकर की माता भी हो, परंतु तीर्थंकर का जन्म होने से पहले वो सम्यक दृष्टि हो जाती है। हाँ कांता आंटी बोलिए।